अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है कि 4 कैनन बॉल्स 1, 2, 3 एंड 4 आर फायर्ड फ्रॉम लेवल ग्राउंड। एक लेवल ग्राउंड है और यहां से 4 कैनन बॉल्स 1, 2, 3 एंड 4 को फायर किया गया है। कैनन बॉल 1 इज फायर्ड एट एन एंगल 60 डिग्रीज अबव हॉरिजॉन्टल, 1 को अब 60 डिग्रीज पे फायर किया गया है एंड फॉलोज द पाथ हैज शोन इन द फिगर। कैनन बॉल 2 एंड 3 आर फायर्ड एट एंगल 45 डिग्रीज अबव हॉरिजॉन्टल, मतलब जो कैनन बॉल हमारी 2 है एंड कैनन बॉल 3 है, इसको they are fired at an angle 45 degrees above horizontal and 4 is fired at 30 degrees. cannonball 4 को 30 degrees पे फायर किया गया है। which cannonball has largest initial speed, मतलब कि कौन से cannonball के पास largest launch speed है। तो ऐसा क्वेश्चन जो, और इसमें दे सकता है ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे दे सकता है, और ये नीट और जेई में बहुत इजीली ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कुछ डेटा लिख देता हूं आप लोगों के सामने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे जो θ1 की वैल्यू गिवन है हम लोग को, दैट इज 60 डिग्रीज एंड θ2 इज इक्वल टू θ3, और इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो 45 डिग्रीज हैं, ठीक है ना। एंड यहां पे जो θ4 है वो गिवन है 30 डिग्रीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन जो चीज हमें दिख रही है, ठीक है ना, वो ये है कि जो रेंजेस हैं वो 2 और 4 के सेम है। तो R2 इक्वल टू R4 लिखा हुआ है, और क्योंकि R2 इक्वल टू R4 लिखा हुआ है तो R2 के लिए लिखोगे U2 स्क्वायर साइन 2 इंटू, और वो 30 पे लॉन्च हुई है तो 2 इंटू 30 बाई जी, क्योंकि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी फॉर्मूला होता है, इक्वल टू R4 के लिए लिखोगे आप लोग U4 स्क्वायर साइन 2 इंटू, और वो कितने पे, 4 कितने पे फेंका गया, 30 पे, सॉरी 2 जो है वो 45 पे फेंकी गई है ना, तो 2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 45, तो 2 इंटू 45 बाई जी एंड इट इज 2 इंटू 30 बाई जी ऑन दिस साइड, क्योंकि जो 4 है वो 30 पे फेंकी गई है, ठीक है। यहां जी से जी कैंसिल आउट हो गया है। तो देयरफॉर पहला जो कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि U2 स्क्वायर इंटू साइन 60, ठीक है ना, 30 इंटू 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन 60, ठीक है ना, या U2 में तो खैर 45 पे फेंका है अगेन, तो साइन 90, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड दिस इज इक्वल टू ऑन दिस साइड किसके बराबर हो जाएगा, तो U4 स्क्वायर इंटू साइन 60, ठीक है ना। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये तो 1 हो गया आपके पास, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो U2 स्क्वायर जो है इट इज U4 स्क्वायर, और साइन 60 हमारे पास √3/2 आ गई है। ये क्लियर है आप लोगों को, साइन 60 की जो वैल्यू हो कितनी होती है, √3/2 आ गई। तो देयरफॉर यहां से आपको दिखेगा कि U2 स्क्वायर बाई U4 स्क्वायर इज √3/2, ये दिख रहा है ना आपको। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि U4 स्क्वायर, देयरफॉर U4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई U2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2/√3। 2/√3 की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी होती है, क्योंकि नीचे ये 1.732 लिखा है, तो विच इज ग्रेटर देन 1। तो U4 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर U4 स्क्वायर is greater than U2 square, it simply means that U4 is greater than U2, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो U4 जो है वो U2 से बड़ा है। तो पहला कंपैरिजन तो हमें पता चल गया कि U4 जो है वो U2 से बड़ा है, ठीक है ना। अब दूसरा कंपैरिजन चलो हम लोग कर लेते हैं 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 जो है, ठीक है ना। अब आप एक बात बोलोगे यहां पे कि सर देखिए यहां पे 2 और 4 की तो रेंज बराबर है, तो 2 और 4 की रेंज बराबर है तो ये लोग सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्यों नहीं लॉन्च हुए थे। 2 के लिए आपने एंगल दे दिया है यहां पे 45 डिग्रीज और 4 के लिए आपने एंगल 30 डिग्रीज दे दिया है। बेटा 2 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे लॉन्च होकर के सेम रेंज तब क्रिएट करते जब इनिशियल लॉन्च वेलोसिटी सेम होती। यहां इनिशियल लॉन्च वेलोसिटी सेम नहीं है, तो इसीलिए सेम रेंज यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे नहीं आएगा। समझना इस बात को, ठीक है ना। सेम रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे तब आता है जबकि इनिशियल लॉन्च वेलोसिटी भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो अब यहां पे आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 और 3 का, तो θ2 इक्वल टू θ3, ठीक है ना। अब 2 और 3 की लॉन्च वेलोसिटी, तो यहां पे 2 और 3 की लॉन्च एंगल तो सेम है, लेकिन रेंज जो है वो 2 की ज्यादा है, ठीक है ना। तो एज R2 इज ग्रेटर देन R3, क्योंकि R2 किससे बड़ी है, R3 से बड़ी है, ठीक है ना।
तो देयरफॉर रेंज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 3, लेकिन लॉन्च वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो यहां पे लिखोगे u2 cos थीटा जो होगी, u2 cos थीटा, उसको किससे बड़ा होना पड़ेगा? u3 cos थीटा से। भाई दोनों की तो थीटा तो सेम है, u2 cos थीटा को किससे बड़ा होना होगा? u3 cos थीटा से। देखो दोनों की लॉन्च वेलोसिटी, तो लॉन्च वेलोसिटी में जो एंगल्स हैं वो तो सेम है दोनों के, लेकिन एक की रेंज ज्यादा है, और जिसकी रेंज ज्यादा है ऑब्वियसली उसकी क्या ज्यादा होनी चाहिए? उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो थीटा दोनों की सेम है, हट गई, तो देयरफॉर u2 इज ग्रेटर देन u3। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पे u2 जो है वो किससे बड़ी है? u3 से बड़ी है। तो अब तक हमें यह पता चल गया है कि u4 u2 से बड़ा है और u2 u3 से बड़ी है, तो u4 इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u3। यहां तक तो हमें पता चल गया। अब कंपैरिजन 1 के साथ करना है, तो चलो 1 और 2 का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो नाउ मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि नाउ h1 इज ग्रेटर देन h2, जो सॉरी दोनों बराबर हैं, h1 इज इक्वल टू h2, और क्योंकि h1 h2 के बराबर है मैक्सिमम हाइट, h1 मतलब कि hmax1 बोल सकते हो आप, तो hmax1 इज इक्वल टू hmax2, hmax1 इज इक्वल टू hmax2। तो क्योंकि hmax1 hmax2 के बराबर है, तो देयरफॉर आप लोग यहां पे क्या लिख सकते हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों की वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी सेम रही होंगी, यानी कि u1 sin θ1 मस्ट बी इक्वल टू u2 sin θ2, यानी u1 इंटू और sin θ1, अब 1 कितने पे लॉन्च हुआ था? 60 डिग्रीज पे, तो u1 इंटू साइन 60 मस्ट बी इक्वल टू u2 इंटू, और u2 कितने पे लॉन्च हुई है? 30 डिग्रीज पे लॉन्च हुई है। u2 कितने पे लॉन्च हुई है? तो u2 हैज बीन लॉन्च्ड एट यहां पे 45 डिग्रीज पे, तो u2 इंटू साइन 45। ये क्लियर है आप लोगों को? तो देयरफॉर u1 इंटू साइन 60 √3/2 इट इज इक्वल टू u2 इंटू 1/√2। ठीक है ना? तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? u1 इंटू, अब यानी कि अगर आप u1/u2 कंपैरिजन करो, u1/u2, ठीक है ना, तो यानी कि यहां पे इस साइड से क्या हो जाएगा? अच्छा इधर से काटोगे तो ये हो जाएगा √2/√3, √2/3 हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? भैया 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगी, तो √2 से 2 को काटोगे तो √2 हो जाएगा, तो √2/3। √2/3 जो होती है, √2/3 इट इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 का होने का मतलब हो गया देयरफॉर u1 इज लेस देन u2। ये क्लियर है ना? u1/u2 क्या है? √2/3 आई है विच इज लेस देन 1, तो देयरफॉर u1 इज लेस देन u2, यानी कि u1 जो है वो u2 से भी छोटा है। ठीक है ना? तो u1 क्योंकि u2 से छोटा है, तो यानी कि सबसे बड़ा अब तक हमारे पास क्या आया है? u4। तो विच वन ऑफ देम हैज लार्जेस्ट वेलोसिटी? तो हमारा आंसर आएगा u4, मतलब कि आप बोल सकते हो कि द कैनन बॉल 4 हैज लार्जेस्ट वेलोसिटी। यानी कि अगर मैं यहां पे रिजल्ट लिख देता हूं, देयरफॉर द कैनन बॉल, ओके, द कैनन बॉल 4 हैज द लार्जेस्ट वेलोसिटी। तो लार्जेस्ट वेलोसिटी किसके पास होगी? कैनन बॉल 4 के पास लार्जेस्ट वेलोसिटी होगी। तो होपफुली ये पूरा का पूरा जो कंपैरिजन है ये क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस करा दिए मैंने आपको। तो यहां पे द ग्राफ ऑफ द सेम प्रोजेक्टाइल मोशन इन द XY प्लेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन आर शोन इन द फिगर। ठीक है ना? shown in the figure, x axis is along horizontal direction and y axis is along vertical direction. Take g as 10 meter per second square. There are find one में the y component of initial velocity. Initial velocity की y component find out करनी है, and 2 the x component of initial velocity. तो प्लीज इसको आप लोग फाइंड आउट करके और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। देखिए आप लोग कीजिएगा खुद से तो ही सीखिएगा, मेरे करने से आप लोग नहीं सीख जाइएगा। जब आप लोग कीजिएगा खुद से, दिमाग लगाइएगा, तो ही सीख पाइएगा इस चीज को। ठीक है? अब चलिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये जो क्वेश्चन अब हम आप लोग के सामने दिख रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इसको रिजल्ट की तरह याद रखना आपको। ठीक है? तो समझना क्या है, फिगर शोज 2 पोजीशंस A एंड B एट द सेम हाइट h अबव द ग्राउंड। ठीक है ना? 2 पोजीशन है A एंड B एंड दे आर एट द सेम हाइट h अबव द ग्राउंड। ठीक है ना? इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कैपिटल H, यहां से जो मैक्सिमम हाइट की जो बात कर रहा है, इट इज कैपिटल H। ठीक है ना?
तो द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कैपिटल एच, देन डिटरमाइन द टाइम टी इलैप्स्ड बिटवीन ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ एच। तो बोल रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। यहां से यहां तक आने का टाइम आपसे पूछ रहा है कि ए से बी तक जाने का कितना टाइम लगेगा। इस रिजल्ट को ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम हाइट हमारी कैपिटल एच होती है और दो पॉइंट्स ए एंड बी किसी हाइट एच पे है ग्राउंड से, तो ए से लेकर के बी तक प्रोजेक्टाइल को जाने में कितना समय लगता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पे कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी, सॉरी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। तो जो t स्क्वायर हो जाएगी उसकी वैल्यू जो हो जाएगी इट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। दिस इज टी स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोगों को। अब ये जो टी स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाता है, टी स्क्वायर जो है इट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है आप लोगों को। लेकिन अगर आप मैक्सिमम हाइट की बात करो एच मैक्स, तो एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब मान लीजिए कि मैं इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 मान ले रहा हूं, और इक्वेशन 1 को अगर या इक्वेशन 2 को अगर मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वेशन 8 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 इंटू अगर मैं 8 बाई जी कर दूं तो ये इक्वेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंटू 8 करोगे तो 2 से 8 कटेगी 4 न्यूमरेटर में चाहिए आ गया, और नीचे g है तो g एक और g चाहिए जी स्क्वायर के लिए। तो इक्वेशन 2 इंटू 8 बाई जी इक्वल टू इक्वेशन 1 हो जाएगा। देयरफॉर और इक्वेशन 2 है क्या हमारे पास, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 हमारे पास एच मैक्स है और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, तो टी स्क्वायर है, यानी कि एच मैक्स इंटू 8 बाई जी एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को हमें हमेशा याद रखना है कि टी स्क्वायर जो होती है इट इज 8 टाइम्स ऑफ एच मैक्स अपॉन जी, ठीक है ना। 8 टाइम्स ऑफ एच मैक्स अपॉन जी ये हमारे पास टी स्क्वायर होती है, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो एक बार आपको ये रिजल्ट पता चल गया, ये वाला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो अब हम इस रिजल्ट को यहां पे यूटिलाइज करेंगे, समझना। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ये एक अलग ही प्रोजेक्टाइल है, कहां से कहां तक, तो लेट अस कंसीडर द रेड पार्ट एज अनदर प्रोजेक्टाइल। अब ये रेड पार्ट को अगर आप एक अलग प्रोजेक्टाइल मानते हो, समझना ध्यान से, इस रेड पार्ट को अगर आप एक अलग प्रोजेक्टाइल मानते हो तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी इट विल बी h माइनस एच, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस h है और यहां से यहां तक डिस्टेंस स्मॉल h है। तो a से लेकर के b तक जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल आ रही है, यहां से आप ग्राउंड मान लो, बस इस लाल वाले हिस्से को देखो तो इसकी मैक्सिमम हाइट है h माइनस एच, ठीक है ना। और ये है t और h मैक्स के बीच की रिलेशन, तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल above the line AB as a separate projectile, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि let us consider the part of the projectile above the line AB as a separate projectile। इसको एक separate projectile की तरह हमें treat करना है। तो therefore the maximum height of this projectile is what? The maximum height of this projectile is the maximum height of this projectile। तो maximum height of this projectile, ये वाली projectile जो कि ये वाली पार्ट की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, is h minus h। and from the relation आप क्या कौन सा रिलेशन बात कर रहे हैं हम लोग, t स्क्वायर इज इक्वल टू 8h max बाई g। तो TAB इज इक्वल टू TAB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8, और h max जो है उसकी जगह पे लिखेंगे h माइनस h अपॉन g। तो देयरफॉर TAB जो हो जाएगी इट इज अंडर रूट ऑफ 8 h माइनस h बाई g। तो इस बात को ध्यान रखना, ये जो चीज यहां पे हमारे पास आई है ये एक फॉर्मूले की तरफ भी आप लोग को ट्रीट करना है। दिस थिंग
दिस थिंग कैन बी ट्रीटेड एज अ फॉर्मूला ऑल्सो। तो TAB जो होती है इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8h माइनस h बाई g। तो होपफुली ये वाली चीज भी क्लियर हो चुकी है आप लोगों को, यहां पे जो मैंने लिखा है। तो h अंडर रूट 8h माइनस h बाई g, ये यहां से यहां तक आने का टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज है इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो एक और रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना, यहां से यहां तक हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल है और ये कुछ पॉइंट्स है। मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स है, ये A B C D, और ये वाली जो लाइन है आपके पास, पहले सिचुएशन रियलाइज करना, इसकी जो हाइट है वो h1 है और यहां से इस BC की जो हाइट है इट इज h2। तो AD की हाइट जो है वो h1 है और BC की जो हाइट है वो h2 है। होपफुली आप सिचुएशन को रियलाइज कर पा रहे हो। तो अब अगर टाइम टेकन टू गो फ्रॉम A टू D इज TAD, ठीक है ना। इफ टाइम टेकन टू गो, इस बात को ध्यान रखना, इफ टाइम टेकन टू गो फ्रॉम A टू D इज TAD, ठीक है ना, होपफुली दिख रहा आप लोगों को। एंड if the time taken to go from B to C is TBC, time taken to go from B to C is TBC, then हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, then TAD square minus TBC square is equal to 8h2 minus h1 by g, ठीक है ना। ये वाली जो हाइट होगी यहां से यहां तक इट इज व्हाट, इट इज h2 माइनस h1। तो इस रिजल्ट को आप लोग को ध्यान रखना है यहां पे। दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल रिजल्ट, लेकिन अगर ये ध्यान नहीं रहेगा और नीट के एग्जामिनेशन में अगर इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आपसे छूट सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना आप लोग कि TAD स्क्वायर माइनस TBC स्क्वायर जो हो जाएगी इट इज 8h2 माइनस h1 बाई g। अगर A से लेकर के D तक आने का जो टाइम है अगर वो TAD है, B से लेकर C तक आने का जो टाइम है अगर वो TBC है, देन आप लोग, और यहां से इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस अगर इन दोनों लाइंस के बीच का h2 माइनस h1 है, तो TAD स्क्वायर माइनस TBC स्क्वायर जो हो जाएगी इट इज इक्वल टू 8h2 माइनस h1 बाई g, ठीक है। तो होपफुली ये वाली चीज भी क्लियर है आप लोग को। अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इस बात को समझना आप लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोगों ने आज से 2 एपिसोड पहले, इस एपिसोड से 2 एपिसोड पहले, लास्ट टू लास्ट एपिसोड में हम लोग के जो लास्ट बिल्कुल एपिसोड के लास्ट वाले हिस्से को देखो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को इन जनरल हमने डील किया था, ठीक है ना। जनरल डिस्कशन अबाउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है वो जनरल डिस्कशन था। लेकिन उसमें हमने एक बात सीखा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब भी लिखनी होती है तो हमें टी को एलिमिनेट करना पड़ता है। कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी अप्लाई करके आपको टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यही चीज तो हम लोगों ने सीखा था। यहां पर भी हमें वही काम करना पड़ेगा, हमें टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा और एक्स और वाई कंपोनेंट्स को इंटर रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसकी लिख रहा हूं, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ओवर हियर, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग लिखें यहां पे, देखो अगर आप यहां पे प्रोजेक्टाइल बना करके देख रहे हो, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस पे जो कोई भी डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं एक्स एक्सिस पे, ये मान लो कि आपने थीटा एंगल पे इसको लॉन्च किया था, तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आती हैं, x इज इक्वल टू, हमारे पास ये अगर मैं vx लिखूं तो vx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, u cos थीटा। और अगर मैं vy लिखूं यहां पे, दिस इज vx, और अगर मैं vy लिखूं तो इट इज u sin थीटा। और ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं लेकिन एक बार और लिख देता हूं आप लोगों के सामने। तो यहां पे जब हम लोग x लिखेंगे तो इट इज सिंपली u cos थीटा इंटू t,
ये भी पता है, पहले बताया है आपको। तो देयरफॉर यहां से t पता चल जाएगी, t इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, सॉरी x अपॉन यू कॉस थीटा। तो t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम चर्चा करते हैं y की, तो y के लिए मैंने क्या इक्वेशन लिखा था, कल की क्लास में भी लिखा था, मतलब पिछले एपिसोड में, और आज के भी एपिसोड में इसको रिवाइज कराया है। तो y क्या होती है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें t की वैल्यू को फीड कर देना है, तो y हो जाएगी u साइन थीटा इंटू टी, और t की जगह पे क्या लिखोगे, x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस फिर से क्या लिखोगे, हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां u से u हमारी क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाती है, यहां पे देखो x इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा x टैन थीटा माइनस, और फिर लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या लिखोगे आप लोग, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। So equation of trajectory is what, y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. So this is the equation of trajectory, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूं लिखा हुआ आप लोगों के सामने, लेकिन इसी को इन टर्म्स ऑफ रेंज भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज, ठीक है ना। ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने लिख दी है, ज्यादा फेमस यही वाला इक्वेशन है, बट इक्वेशन जब हम रेंज के टर्म्स में लिखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ रेंज। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज अगर आप लिखोगे तो यहीं पे आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये चीज है। अब मान लो कि आपने x टैन थीटा को कॉमन ले लिया, यहां से y इक्वल टू लिखा हुआ है x टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से किसको कॉमन ले लिया आपने, x टैन थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा कॉमन आ गया, और अंदर है 1 माइनस और जी एक्स, ध्यान दो एक x चला गया है बाहर तो जी एक्स बचा है, अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें तो tan थीटा था नहीं, आप इस बात को समझो, इस इक्वेशन में तो tan थीटा था नहीं और आपने tan थीटा कॉमन ले लिया है बाहर, तो नीचे आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ये जो tan थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा यहां से हम कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इस चीज को अगर मैं इधर ले जाकर के अब लिखूं, ठीक है ना, सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट नाउ। सो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई, और नीचे जो आपके सामने क्या लिखा हुआ है g, उसको भी नीचे ले आ रहा हूं, पहले तो इसको ऐसे लिख देता हूं 2u स्क्वायर, और उसके बाद फिर tan थीटा को यहां पे sin थीटा बाई कॉस थीटा लिखूंगा, एक कॉस थीटा कट जाएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बाई नीचे g ले आता हूं। ये जो g ऊपर थी उसको यहां से नीचे ले आए, ऑब्वियसली ला सकते हैं ना यहाँ पे नीचे इस g को, यहां नीचे मत लेते आना, ये 2 स्टेप नीचे आती है। तो ये जो चीज लिखा हुआ 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला किसका होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है, ये तो पढ़ा ही था हम लोगों ने। यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज जो आएगी हमारे पास, इट इज y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज, ठीक है ना। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि दिखे आपको। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंजेस, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो इस बात को हमें समझना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू, देखो 2 आपके पास मेजर फॉर्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के, एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जो दूसरा ज्यादा ब्यूटीफुल फॉर्मूला है क्योंकि रेंज कभी कभार दे करके पूछ सकता है, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई
आर, ठीक है ना। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं होपफुली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के, ये क्लियर है आप लोगों को। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में मदद करती है। जैसे कि किसी फुटबॉल को मारा गया तो फुटबॉल जो है गोल पोस्ट के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, क्रिकेट के बॉल को हिट किया गया तो कहां पर जाकर के लैंड करेगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इनको करने के लिए आप प्लीज डीपीपी को रेफर कीजिए। आज के एपिसोड के साथ 15 क्वेश्चंस की डीपीपी एसोसिएट होकर के आएगी, तो प्लीज उस डीपीपी को आप लोग सॉल्व करना ताकि आपको एडवांटेज मिले, ताकि आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से समझ पाओ, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलिए क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरह से कि जेट ऑफ वाटर इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट ए। यहां से फेंका गया है 45 डिग्रीज पे, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसमें एट हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है ना, विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू ओ ए। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें बताई जा रही है, x इज इक्वल टू ओ ए। दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो ये डिस्टेंस पहले पार्ट में तो 1/2 मीटर है और दूसरे पार्ट में यही डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर लेने बोला है उसने, ठीक है ना। इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन v नॉट इज इक्वल टू, ये जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हमें दी हुई है v नॉट, दिस इज अंडर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द पॉइंट p ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द वाटर जेट विद द वर्टिकल वॉल। तो बोल रहा कहां पर जाकर के y पॉइंट, इसके मतलब या कौन सी कोऑर्डिनेट पे जाकर के टकराएगी, ठीक है। x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, आप ओरिजिन कहां पर लेना है आपको, यहां पे मान लो ओरिजिन है भाई, जहां से लॉन्च पॉइंट होती है, कुछ नहीं दिया तो वहीं से ओरिजिन मान लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट तो पता है भैया, जाकर के दीवार पर टकराएगी। दीवार यहां से कितनी आगे है, तो पहले वाले पार्ट ए में, ठीक है ना, पार्ट ए को सॉल्व कर रहा हूं। द x कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्राइकिंग इज, द x कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्राइकिंग इज, x कोऑर्डिनेट कितनी है बताओ आप लोग, तो इट विल बी 1/2 मीटर्स। अब y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें यहां पे, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखोगे ना, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x की जगह पे आप क्या लिखोगे 1/2 एंड tan थीटा, तो tan 45 1 हो गया हमारे पास क्योंकि एंगल 45 डिग्रीज दिया हुआ है, माइनस gx स्क्वायर, तो g को 10 ले लो, इंटू x स्क्वायर, तो ये 1/4 हो गया, एंड अपॉन नीचे लिखोगे 2u स्क्वायर, तो 2 इंटू यू स्क्वायर। अब u स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे यहां पे, तो u आपको कितनी गिवन है, √10 गिवन है, तो √10 का स्क्वायर 10 ही हो गया, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 45 इज 1/2, तो 2 से 2 कट गया, यहां 10 से 10 कट गया, तो यानी 1/4 ही बच गया आपके पास। यानी y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4, ये 1/2 है माइनस 1/4, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 मीटर्स। तो देयरफॉर y कोऑर्डिनेट भी क्या है, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो, y कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्राइकिंग इज, सॉरी 1/2 माइनस 1/4 है ना, तो 1/4 आएगा ना, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्राइकिंग इज 1/4 मीटर्स, 1/4 मीटर्स। तो देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट आएगी जहां पे स्ट्राइक करेगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्राइक या द पॉइंट ऑफ स्ट्राइक बोलो, द पॉइंट ऑफ स्ट्राइक इज 1/2, 1/4 मीटर्स। x कोऑर्डिनेट 1/2 है एंड y कोऑर्डिनेट जो है वो 1/4 मीटर्स है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया। सिमिलरली अगर आपको सेकंड पार्ट के लिए बोले, अब सेकंड पार्ट में बोल रहा 2 मीटर पे है और जरूरी नहीं है कि ऊपर ही टकराए, इधर आकर के इधर नीचे भी टकरा सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही टकराए, वो जाकर के ऐसे यहां से नीचे भी टकरा सकता है। सेकंड पार्ट में क्योंकि दूरी ज्यादा है, 2 मीटर है, तो उम्मीद यह है कि नीचे ही आकर के टकराएगा। पर सेकंड पार्ट मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ना आप लोग। और इसमें दिमाग क्या लगाना है, फर्स्ट पार्ट में जहां पे x की जगह पे आपने 1/2 लिखा था, सेकंड पार्ट में x की जगह पे आप 2 लिखोगे, और x इक्वल टू 2 लिख करके y जब कैलकुलेट करना होगा तो y इक्वल टू 2 tan 45 माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, फिर से ये तो 10 ही हो जाएगा, cos स्क्वायर 45। आप देख सकते हैं यहां से आपका आंसर क्या आएगा, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। तो होपफुली ये वाली चीज क्लियर है आप लोगों को। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहां पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आज 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया
ठीक है ना, जो होमवर्क में करना था। और एक ये वाला क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए है, इसको थोड़ा सा सोच करके समझ करके और आपको सॉल्व करना है। तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड at t is equal to 0 so that on its way it just clears two vertical walls of equal heights on the ground. ठीक है, the particle was projected with initial velocity u at an angle theta with the horizontal. It was projected with initial velocity u at an angle theta with the horizontal. If the particle passes just grazing the top of the wall at time t1 and t2, then calculate the height of the walls. ठीक है ना, समझ लो, मैं डायग्राम बना करके समझा रहा हूं, प्लीज इसको अटेम्प्ट करना। और अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखोगे तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट एपिसोड है, उसमें मैं आप लोग के लिए इसको सॉल्व भी कर दूंगा। तो यहां पे हमारे पास दो वॉल्स हैं और ये बोल रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो इन दोनों वॉल्स को यूं ऐसे कुछ क्लियर करता हुआ जाता है। समझ रहे हो आप लोग, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जो कि दो वॉल्स को यूं क्लियर करता हुआ चला जाता है। ये प्रोजेक्टाइल है और ये इन दोनों वॉल्स को क्लियर करता हुआ चला जाता है। यहां पे मान लीजिए एक वॉल है और एक वॉल यहां पे है और इसको क्लियर करता हुआ चला जाता है। जो प्रोजेक्टाइल है इसको यहां टच करता है ऊपर और यहां टच करके इधर नीचे आ जाता है। ठीक है ना, ये बोल रहा है इन दोनों वॉल्स की हाइट सिमेट्रिक सिचुएशन है, दोनों वॉल्स की जो हाइट है वो h है, तो आपको हाइट ऑफ द वॉल्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, इसको u वेलोसिटी से लॉन्च किया गया था एट सम एंगल थीटा। तो बोला कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे लॉन्च किया गया था। मान लो जब इसको क्रॉस की तो समय t1 हो रहा था, इसको क्रॉस की तो समय t2 हो रहा था। तो बोल रहा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 0 सो दैट ऑन इट्स वे जस्ट क्लियर्स टू वर्टिकल वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट। इक्वल हाइट क्योंकि बोल रहा है तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ द फ्लाइट से ये दोनों इधर बराबर दूरी पर होंगे, जितना ये पीछे होगा उतना ही वो आगे होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल होती है वो अपने मिड पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होती है। तो जितना पीछे वो सेम हाइट पे होगी उतनी ही आगे वो सेम हाइट पे होगी। ठीक है ना, तो इस बात को हमें समझना है। तो ये बोल रहा है, इसका ये भी मतलब होगा कि अगर मान लीजिए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप t ले रहे हो, अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, अगर आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को t लिया है, समझ रहे हो, तो t माइनस t2 अगर आप कर देते हो तो आपको t1 मिल जाएगी, क्योंकि जितना समय यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही समय यहां से यहां आने में लगेगा। तो ये भी लिख सकते हो t माइनस t2 इक्वल टू t1, या ये भी लिख सकते हो t माइनस t1 इक्वल टू t2, ये भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि जितना समय यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही समय यहां से यहां लौटने में लगेगा। तो टोटल में से जब आप t1 को माइनस करोगे और t1 और t2, मतलब टोटल में से जब आप t1 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल में से आपने t1 को माइनस किया, ठीक है ना, ये t, ठीक है ना। अच्छा, t माइनस t2 इक्वल टू t1 नहीं, इस बात को समझना, t में से ये t2, हाँ ये सही है, t माइनस ये यहां से यहां तक आने का समय t2 है, यहां से यहां तक आने का जो समय है वो कितना है, t2 है, और यहां से यहां तक आने का टोटल समय t है। तो t में से जब आप t2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको t1 मिल जाएगी, क्योंकि इतना समय जो आपको दिख रहा है ये वाला, वो इतना ही समय है, और यहां से यहां तक जाने का समय हमारा t1 है। तो t माइनस t2 इक्वल टू t1, और यहीं से भी पता चल जाएगा t माइनस t1 इक्वल टू t2। तो ये रिलेशन तो है आपके पास। तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट t इक्वल टू 0 सो दैट ऑन इट्स वे जस्ट क्लियर्स टू वर्टिकल वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट। The particle was projected with initial velocity u at an angle theta with horizontal. If it just passes grazing top two walls at time t1 and t2, then calculate the height of the walls. वैसे ये वाला रिजल्ट तो मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट कर दिया था पिछली क्लास में, ठीक है ना, कि जो हाइट ऑफ द वॉल, उस पॉइंट की हाइट कितनी होती है, पॉइंट P, A से लेकर के, अगर इस बात को अगर आप ध्यान रखना, A से लेकर के B तक, समझना, A से लेकर के किसी भी पॉइंट P तक जाने में समय t1 लगा है और P से लेकर के ग्राउंड तक आने में समय t2 लगा है, तो पॉइंट P की जो हाइट होती है हाफ g t1 t2 होती है। और इसमें भी तो वही क्वेश्चन है ना, यहां से यहां तक आने में समय t1 लगा है और यहां से यहां तक का टोटल समय t2 है। क्यों टोटल समय t2 है? क्योंकि यहां से यहां तक अगर समय t2 है तो यहां से यहां तक का भी समय t2 ही होगा, ये वाला समय t2 ही होगा यहां से यहां तक आने का। क्यों वो समय t2 होगा? अगर यहां से यहां तक जाने का समय t2 है तो यहां से यहां तक आने का समय t2 होगा, क्योंकि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बराबर है, ठीक है ना। तो ये तो उसी क्वेश्चन का जैसा है। कौन सा क्वेश्चन?
ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग कराया था, बहुत सारे पेजेस पीछे जाना पड़ेगा उस क्वेश्चन के लिए, पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट पी तक जाने का जो समय है वो t1 है और पॉइंट पी से पॉइंट बी तक आने का जो समय t2 है, तो पॉइंट पी की हाइट क्या थी, तो हाफ जी t1 t2। तो पहले वाले पॉइंट का तो आंसर आपको पता है, हाइट ऑफ द वॉल का। सेकंड इज द टाइम t1 एंड t2 इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है ना, टाइम t1 t2 पता कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द वॉल, एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल एंड सेपरेशन इन बिटवीन द वॉल्स। तो रेंज और सेपरेशन इन बिटवीन द वॉल्स का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट जरूर करना, और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आपको और बताना चाहता हूं, वो ये है, देखिए यहां पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है। यहां पे हमारे सामने ये h हाइट गिवन है। अब ये h हाइट की अगर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते हो तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सपोज आपने इस फॉर्म में लिख दिया, तो यहां पे y की वैल्यू तो h के बराबर होगी ना, y की वैल्यू किसके बराबर होगी, h के, और ये मान लो x1 है और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो x2 है। आपको पता है कि y जो है ये एक क्वाड्रेटिक बनी हुई है, यानी सेम वैल्यू ऑफ y 2x के लिए आएगी। किसी भी क्वाड्रेटिक के कितने आंसर्स होते हैं, 2 आंसर होते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे 2x पे सेम वैल्यू ऑफ y आएगी, एक x1 पर और एक x2 पर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, y की जगह h लिख लेंगे, तो h इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक we get 2 values of x, 2 values of x for the same height, for the same value of height। तो हाइट की सेम वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करते हैं तो 2 वैल्यू ऑफ x आ जाती हैं, ठीक है ना। वो 2 वैल्यू ऑफ x कौन सी है, x1 और x2। अब x2 माइनस x1, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये कितनी है, x2 माइनस x1। तो देयरफॉर x2 माइनस x1, या आप ऐसे बोल सकते हो, नाउ x2 माइनस x1 gives us the separation, gives us the horizontal separation in between 2 points of same height, 2 points of same height, ठीक है ना। तो आप x2 माइनस, आपके देखो इसको जब सॉल्व करोगे, आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू ऑफ x मिलेंगी आपको, इस बात को समझना, 2 वैल्यू ऑफ x, x1 एंड x2। x2 माइनस x1 कर लोगे जब आप लोग, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इन दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों पोल्स के बीच का क्या मिल जाएगा, सेपरेशन। एंड अगर आप x1 प्लस x2 कर दो, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस अगर x1 है तो प्रोजेक्टाइल तो हमारी सिमेट्रिक होती है ना, तो अगर ये x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, x1 ही हो जाएगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर x1 है तो यहां से यहां तक भी x1 ही हो जाएगा। अब यहां से यहां तक टोटल x2 है, x2 प्लस x1 कर दोगे तो पूरी रेंज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो लिख सकते हो एंड x1 प्लस x2 गिव्स अस द रेंज, ठीक है ना। तो कभी कभार आपसे पूछ सकता है कि सेपरेशन इन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सेम हाइट, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पुट कर देना और यहां से 2 वैल्यू ऑफ x आएंगी, और x2 माइनस x1 जब करोगे, बड़े वाले x में से छोटे वाले x कर दोगे जब, तो वो सेपरेशन होगा इन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सेम हाइट। और अगर उन दोनों x को आपने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो आपको पूरी रेंज मिल जाती है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से आप ऐसे भी रेंज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने काफी हद तक एनालाइज कर दिया आप लोग के लिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपका भी थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी सोचना है इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये लिखा हुआ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल
a ball is thrown at an angle 45 degrees which just touches the top of the pole and strikes the ground at a distance of b on the other side of it. Okay, find the height of the pole. तो यानी कि क्या करना हम लोग को, ऐसे जाकर के ये यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, u वेलोसिटी से हमने फेंका कहां पे, एट सम एंगल थीटा, थीटा एंगल पे, और पोल जो है कहीं यहां पे है मान लो, तो ये हमारे पास पोल है, ठीक है। तो ये जो पोल हमें दिख रही है इसकी कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं कुछ भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पोल को बस छू के आगे निकल जाती है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां से a डिस्टेंस पे है ये पोल, ठीक है ना। अगर आप इसको 0,0 मानते हो तो ये a,0 हो जाएगा, और दूसरे साइड पे बॉल इज थ्रोन विच जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द पोल एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस b ऑन द अदर साइड ऑफ इट। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमें b दी गई है, ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस b ऑन द अदर साइड ऑफ इट। मतलब इस वाली पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज a प्लस b, 0 होगा या नहीं होगा, a प्लस b हो जाएगा। यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक क्या क्या है, b है। तो यहां से अगर आप देखते हो, अगर इसको ओरिजिन मानते हो तो ये a,0 है पॉइंट, और ये हो जाएगा a प्लस b, 0। और ये जो हाइट है, ये वाली पॉइंट को अगर मैं मार्क करूं तो इसकी x कोऑर्डिनेट तो a है और y कोऑर्डिनेट मान लो कि मैं h ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा a,h, ठीक है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है। तो क्योंकि बॉल जो है वो इसको छू करके गुजर रही है, एज द बॉल टचेस द टॉप ऑफ द पोल, देयरफॉर टॉप ऑफ द पोल मस्ट लाई ऑन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मस्ट लाई ऑन द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। एज द बॉल टचेस द टॉप ऑफ द पोल, touches the top of the pole, therefore the top of the pole must satisfy, किसको satisfy करना चाहिए, must satisfy equation of trajectory, equation of trajectory। तो टॉप ऑफ द पोल को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करना होगा। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अगर रेंज के फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहो तो y की जगह पे यहां पे क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, और x कोऑर्डिनेट जो है इसकी वो कितनी है, a है, a। टैन थीटा की जगह पे लिखोगे टैन 45 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे a लिखोगे, और r मतलब कि यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है या टोटल दूरी है वो a प्लस b है, तो a प्लस बी लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो h इज इक्वल टू a, tan 45 1 हो गया, 1 माइनस a प्लस a अपॉन a प्लस बी, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू, और अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो a प्लस बी माइनस a, यानी केवल आपके पास क्या बच जाएगी, b, और नीचे है a प्लस बी, यानी देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल जो आई है हमारे पास, इट इज ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल जो आई है हमारे पास, इट इज h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो आप देख सकते हो बहुत इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। भाई उसने बोला था कि a डिस्टेंस पीछे से, पोल के a डिस्टेंस पीछे से फेंका गया है बॉल को, और इसके टॉप को छूने के बाद वो b डिस्टेंस आगे आकर के गिरता है। यानी कि जहां से लॉन्च पॉइंट अगर आप 0,0 मानो तो वहां से पोल x एक्सिस पे कितना आगे सिचुएटेड है, a,0, और पोल से क्योंकि b डिस्टेंस आगे आकर के बॉल गिरती है, यानी कि ओरिजिन से कितनी आगे आके गिरी है, तो a प्लस बी, 0 पे आकर के गिरी है। और मान लो कि पोल की हाइट जो है अगर वो h है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी टॉप की, इट विल बी a,h, होगी या नहीं होगी, टॉप की जो कोऑर्डिनेट होगी वो क्या होगी, a,h हो जाएगी। तो वही चीज है, अब a,h क्योंकि ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है, पाथ पे, तो उसको सेटिस्फाई करना होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो एज द बॉल टचेस द टॉप ऑफ द पोल, देयरफॉर द टॉप ऑफ द पोल मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। टॉप ऑफ द पोल को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करना होगा। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, तो y इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। y की जगह पे आप h लिखोगे इक्वल टू x, x की जगह पे पोल की x कोऑर्डिनेट a है, तो a इंटू टैन थीटा, क्योंकि 45 डिग्रीज पे लॉन्च किया गया था, तो a टैन 45 1 माइनस x, x की जगह पे a, और रेंज यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस वो a प्लस बी है,
हम लोगों ने पुट किया और यहां से हमारा आंसर आ गया h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो होपफुली ये वाला सिचुएशन भी क्लियर है आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगल। ओके, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगल। अब देखो, कल के लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स पढ़ी थी, मतलब पिछले एपिसोड में प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, फंडामेंटल पढ़ा था। आज हम लोग उसके ऊपर बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके साथ अगर आपको और ज्यादा एक्यूमेन हासिल करना है, इफ यू वांट टू ग्रो मोर इन प्रोजेक्टाइल मोशन, यू विल हैव टू सॉल्व द डीपीपी टुगेदर विथ इट। तो आज के लेक्चर के साथ भी 15 क्वेश्चंस की डीपीपी एसोसिएटेड है, प्लीज उसको सॉल्व कर लेना ताकि आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में महारत हासिल कर पाओ। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस, ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स इट फॉल्स ऑन द अदर एक्सट्रीमिटी ऑफ द बेस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ ट्रायंगल है। देखो मैं पहले प्रोजेक्टाइल बना करके आपको दिखाता हूं यहां पे। तो ये मान लीजिए कि यूं प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, आकर के यूं गिरी है ये, ठीक है ना, और यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है कि कुछ इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगुलर सिचुएशन है, ठीक है ना, या स्ट्रक्चर है जिसका जो बेस एंगल है वो अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, और प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया था यहां से एट सम एंगल थीटा। प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया था एट सम एंगल थीटा। तो ये बोल रहा प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस, मतलब इस एक्सट्रीमिटी से इधर लॉन्च किया गया था, एंड इट फॉल्स ऑन द अदर एक्सट्रीमिटी। अदर एक्सट्रीमिटी पे आकर के फॉल हो जाती है। इफ द ए एंड बी आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, ए एंड बी या अल्फा बीटा ले लो, ठीक है ना, अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जैसा मैंने शो कर रखा है। प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। हमें यह प्रूव करना है, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। इस चीज को हमें यहां पर प्रूव करना है, ठीक है ना। वी हैव टू प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो वापस हम लोग यहां कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं, ठीक है ना, ये डायग्राम है आप लोगों के सामने। अब कोऑर्डिनेट मार्क कर रहे हैं, इसको मान लो मैं 0,0 ले रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं 0,0 ले रहा हूं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस पॉइंट को मान लो कि मैं ले रहा हूं a, ठीक है ना, या x, जो लेना चाहो आप तो x ले लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x,0, ये क्लियर है आपको। और ये वाली जो पॉइंट होगी हमारे पास, ये वाली पॉइंट फिर कितनी हो जाएगी, और मान लो इसका वाइड या h ले लो इस चीज को, ठीक है ना। इस पॉइंट को x इन जनरल ना लेकर के आप h ले लो, इस पॉइंट को क्या ले लो आप, h ले लो। यहां पे h हो गया, इसको a ले लो, a,0। तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी a,h। टॉप की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, a,h हो जाएगी, ठीक है ना। और इस पॉइंट को आप ले लो b,0, b,0। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो b हो गई, या तो आप ऐसे ले लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस से ले लो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये मैं भी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं आप लोग के पास, ये a है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस b है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, इट इज a प्लस b,0। ठीक पुराना वाला सिचुएशन हो वैसा ही मैंने वापस क्रिएट कर दिया। तो इट इज a प्लस b,0। प्रोजेक्टाइल जहां से लॉन्च हुई है उसको मैं ले रहा हूं उसको 0,0। जो टॉप के कोऑर्डिनेट है तो उसके नीचे डायरेक्टली यहां पे जो पॉइंट है वो a,0 ले रहा हूं, और क्योंकि इसकी हाइट में h मान रहा हूं तो ये जो टॉप का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो a,h हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग यहां पे आगे प्रोसीड करके देख रहे हो तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो b ले रहा हूं, तो इसीलिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस b,0, क्योंकि यहां तक a है ये b है, तो यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है, जो टोटल डिस्टेंस है, इट इज a प्लस b। तो इसीलिए इसको a प्लस b,0 लिया गया है। नाउ द टॉप मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। टॉप को किसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। क्यों? क्योंकि वो पाथ पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो एज द टॉप ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, एज द टॉप ऑफ द ट्रायंगल
lies on the path of the projectile, on the path of the projectile, therefore it must satisfy the equation of trajectory. It must satisfy the equation of trajectory. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को इसको सेटिस्फाई करना होगा. अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है क्या? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास कि y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर. तो y की जगह पे आप लोग यहां पे क्या लिखोगे? h लिखोगे. तो h इज इक्वल टू x की जगह पे a टैन थीटा, और ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट हुई है तो टैन थीटा ही लिखेंगे इसको, इंटू 1 माइनस, ये चीज मैंने लिख लिया, इंटू 1 माइनस एक्स. एक्स जो पॉइंट है टॉप की वो a है, एंड अपॉन आर. आर की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे यहां पे? तो आर की जगह पे आप लिखोगे a प्लस बी. ठीक है. तो अब h बाई a को नीचे लेते आओ, तो h बाई a इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू, और यहां पे क्या लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाओ तो इट इज a माइनस या a प्लस बी माइनस a अपॉन a प्लस बी. तो a से a यहां कैंसल आउट हो गया. ठीक है ना. तो h बाई a जो आपके सामने लिखी हुई है, h बाई a इट इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू b अपॉन a प्लस बी. अब इसको मैं इधर ला करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर मैं इधर ला करके मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर h बाई a इंटू a प्लस बी बाई बी, एंड दिस इज इक्वल टू टैन थीटा. ठीक है ना. अब हम लोग इसको अलग अलग करके अगर लिख लेते हैं, इसको अलग अलग करके अगर हम लिख लें यहां पे, ठीक है ना, तो क्या दिखेगा आपको यहां पे? इफ आई एम सेपरेटिंग दीज, तो ये लिखा हुआ है h इंटू ए अपॉन ए बी, h इंटू ए अपॉन ए बी, प्लस फिर से क्या लिखा हुआ है? h इंटू बी अपॉन ए बी, h इंटू बी अपॉन ए बी, h इंटू ए अपॉन ए बी प्लस h इंटू बी अपॉन ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू टैन थीटा. तो यहां पे a से a कैंसल आउट हो गया है, b से b कैंसल आउट हो गई. देयरफॉर h बाई बी प्लस h बाई a, एंड दिस इज इक्वल टू टैन थीटा. h बाई बी प्लस h बाई a इक्वल टू टैन थीटा. आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर टैन थीटा इक्वल टू h बाई a प्लस h बाई b. अब h बाई a देखो डायग्राम में, ये वाली जो साइज है वो a है, और यहां से यहां तक ये वाली जो साइज है वो कितनी है? वो b है. तो h बाई a ये टैन अल्फा हो जाएगा, h बाई a ये टैन अल्फा, एंड h बाई b ये टैन बीटा है, h बाई b ये टैन बीटा है. तो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, और यही चीज हम लोग को प्रूव भी करना था. सो वी हैव प्रूव्ड दैट टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा. ठीक है. सो होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को. फिर से मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ. ओके. ठीक है. तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को. अब ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे करके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछ लेता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लेता है, रेंज भी पूछ सकता है. ठीक है ना. तो ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके पास कुछ आ गया, सपोज आपको कोई इक्वेशन दे दे कि सपोज दैट इन द क्वेश्चन वी हैव y इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, और अगर आपसे बोलता है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो वेलोसिटी में आपको एंगल भी बताना पड़ेगा टुगेदर विथ मैग्नीट्यूड. तो ऐसे इक्वेशंस को हमेशा किससे कंपेयर कर लो? तो कंपेयरिंग इट विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे. ठीक है ना. तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या लिखूंगा? x टैन थीटा इक्वल टू √3x है. हमें दिख रहा है ना x टैन थीटा किसके बराबर है? √3x. तो x टैन थीटा क्योंकि x √3 या √3x के बराबर है, x कट गया, टैन थीटा इक्वल टू √3, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज. ये तो हमें पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्रीज है. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 20 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
ठीक है ना। अब यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जी की जगह पे हम 10 लिखेंगे, तो 10 अपॉन 2u स्क्वायर, और cos स्क्वायर 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 आई है, तो cos 60 1/2 होती है, तो cos स्क्वायर 60 1/4 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ऑन दिस साइड 1/20 लिखा हुआ है। तो अगर इसको काटो 2 से, तो ये 2 चली जाएगी इधर ऊपर, तो ये 20 हो गई, ठीक है ना। तो 20/u स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/20 लिखा है, तो देयरफॉर u स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, and therefore u is equal to 20. So therefore the velocity 20 meter per second. So therefore the velocity of projection is 20 meter per second at an angle 60 degrees above horizontal. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस दे करके और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। मैं बोर्ड के सामने से फिर से हट रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्रीज अबव हॉरिजॉन्टल। ओके, तो अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत ही जरूरी है आपको ये बात जानना, क्योंकि देखो हर एक पत्थर फेंकने वाले के नसीब में फल नहीं होता है, तो फल तोड़ना है तो उसकी विधि को आपको यहां पर समझना पड़ेगा। सो दिस इज मिनिमम, दिस टॉपिक इज मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू हिट अ गिवन पॉइंट। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू हिट अ गिवन पॉइंट। इस बात को समझना आप लोग, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू हिट अ गिवन पॉइंट क्या होने वाली है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से सबसे पहले मान लीजिए कि कोई पत्थर फेंकते हैं, ठीक है ना। यहां पे मान लीजिए कि पत्थर या कोई फल लगा हुआ है। फल किस पॉइंट पे लगा हुआ है? A, B पे, और पत्थर यहां से फेंका गया। पत्थर ऑब्वियसली यहां से फेंकोगे तो कुछ यूं आकर के यहां टकराएगा, पैराबोलिक पाथ पे आकर के टकराएगा, ठीक है ना। इस पत्थर को किस एंगल अल्फा पर फेंका जाए, ठीक है ना, किस एंगल अल्फा, अल्फा हमें डिटरमाइन करना है। हमें मिनिमम वेलोसिटी से फेंकना है, पूरा कम, सबसे कम ताकत लगा करके अगर फल को तोड़ना है तो अल्फा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस अल्फा वी विल बी एडजस्टिंग। तो पत्थर को किसी u वेलोसिटी से, और u यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि u की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। u मस्ट बी मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो किसी u वेलोसिटी से फेंक करके अल्फा एंगल पर, और इस पत्थर को इस फल पे टारगेट करना है, मतलब कि फल को तोड़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि क्योंकि पत्थर जो है वो फल से होकर के गुजरेगा, मतलब फल को तोड़ेगा तो फल से टकराएगा जाकर के, तो ये जो फल है वो पत्थर के पाथ पे लाई करना चाहिए। द फ्रूट मस्ट लाई ऑन द पाथ ऑफ द स्टोन, दैट इज द पॉइंट ऑफ द फ्रूट मस्ट सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। तो इस बात को मैं यहां पे लिख देता हूं कि एज द स्टोन, ठीक है ना, एज द स्टोन हैज टू हिट द फ्रूट at A, B, therefore the point A, B must lie, कहां लाई करना चाहिए? must lie on the equation of, या must lie on the trajectory of the stone, must lie on the trajectory of the stone। तो स्टोन की ट्रैजेक्टरी पे लाई करना है पॉइंट A, B को। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, यानी कि पॉइंट A, B को किसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को। देयरफॉर पॉइंट A, B मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे? अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती क्या है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस, और फिर क्या लिखोगे आप लोग? gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाकर के सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहां पे हमारे क्वेश्चन में थीटा की जगह पे अल्फा एंगल मैंने ले लिया है, तो एक्स टैन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर जाके सेक स्क्वायर अल्फा होती है, सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब y की जगह पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? b गिवन है। तो y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? b लिखूंगा, और x की जगह पे यहां पे मैं a लिखूंगा। तो जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पे उसकी जगह पे मैं क्या लिख लूंगा? a लिख लूंगा यहां पे। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। ये इक्वेशन क्या है? b इज इक्वल टू a tan अल्फा माइनस GA स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा।
तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पर ले जाकर के लिखूं, इसी इक्वेशन को उधर मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2u² एलसीएम ले लो और ये 2u² उधर चला जाएगा, तो 2u² इंटू बी, ये जो चीज लिखी हुई है, इट इज इक्वल टू, और फिर क्या लिखा हुआ है, 2u² इंटू a tan अल्फा माइनस, फिर से क्या लिखा हुआ है, ga² और उसके बाद फिर माइनस में लिखा हुआ है ga² tan² अल्फा, ठीक है ना, -ga² इंटू tan² अल्फा। सबको चलो एक साइड पे ले आते हैं, तो सबको अगर इस साइड पे मैं ले आऊं तो ये लिखा हुआ है ga² tan² अल्फा, ठीक है ना, प्लस ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखा हुआ 2u² a tan अल्फा, और ये -ga² इधर आके प्लस हो जाएगी, तो प्लस लिखा हुआ हमारे पास ga² प्लस 2ub एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन है ये tan अल्फा में क्वाड्रेटिक बनी हुई है, समझना, ये जो इक्वेशन है क्या बनी हुई है, देखो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और ये यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू हिट अ गिवन पॉइंट में हमें वेलोसिटी को मिनिमम करना है तो tan अल्फा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अल्फा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि किस एंगल पे फेंकें कि मिनिमम वेलोसिटी से मार पाए उसको, ठीक है ना। तो अब समझना यहां पर दिस इज क्वाड्रेटिक इन tan अल्फा, ये देखो ये ga² a लिखा हुआ है, 2u² a b लिखी हुई है और ये पूरी c लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक किस फॉर्म की होती है, क्वाड्रेटिक इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पे a की जगह पे ga² लिखा हुआ है, b की जगह पे 2u² a लिखी हुई है और c की जगह पे ये पूरी चीज लिखी हुई है। अब अगर क्वाड्रेटिक का रियल आंसर आना होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होता है। उसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है, b² माइनस 4ac। यहां b की जगह पे ये चीज लिखी हुई है, ये वाली चीज, यानी इसका स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4u² या 4u4 a², तो ये b² हो गया, माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, ga², ठीक है ना, इंटू 4ac, c की जगह पे क्या लिखोगे फिर से ga² प्लस 2ub, ठीक है ना, 2ub एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा फॉर tan अल्फा टू बी रियल, कोई रियल एंगल हमारे पास आए उसके लिए, तो इस वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और इसके लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो फिर क्या लिखूंगा, 4u4 a² मस्ट बी इक्वल टू, अगर मैं उसको उस साइड पे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 4ga² प्लस 2ub, ठीक है ना, तो यानी 4 से 4 तो इधर काट ही दो आप लोग, तो ये वाली चीज होपफुली आप लोग को दिख रही है, ठीक है ना, यहां पे कि u4 इंटू a², ठीक है, इक्वल टू ga² इंटू ga² प्लस 2ub, ठीक है, होपफुली ये चीज आपको दिख रही है। तो यानी कि यहां से u की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो u की वैल्यू हो जाएगी, u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √of bg, दिख रहा है ना आपको, √of bg, क्योंकि हम लोग इसको कॉमन लेकर के बाहर कर देंगे, प्लस g √of a² प्लस b², ठीक है ना, होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्वियसली लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यानी u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √of bg प्लस g इंटू √of a² प्लस b²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान देनी है आप लोग को। सो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू हिट अ गिवन पॉइंट, उसका फॉर्मूला होता है u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √of bg प्लस g इंटू √of a² प्लस b², जिसमें आप चाहो तो g को कॉमन लेकर के भी लिख सकते हो इन दोनों में, तो दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √of, अब g कॉमन ले लो, एंड b प्लस √of a² प्लस b²। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू हिट द गिवन पॉइंट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए टू हिट द गिवन पॉइंट। सो इट इज u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √of g इंटू b प्लस √of a² प्लस b², ठीक है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसी में अगर u की वैल्यू को ऊपर हम प्लेस करें वापस, तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी u² बाय ga,
ठीक है ना, यहां पे tan अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी इट इज u स्क्वायर बाई जी ए, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी ए। तो किसी भी आम वगैरह किसी भी फल को तोड़ने के लिए मिनिमम वेलोसिटी से किस एंगल पे फेंकना होता है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ u स्क्वायर बाई जी ए, और किस वेलोसिटी से फेंकना होता है, तो द वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g इंटू बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और u मिनिमम की अगर बात बोल दे तो इक्वल टू लिख दो, तो u मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ g इंटू और b प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, किसी भी फल को तोड़ने के लिए किस मिनिमम वेलोसिटी से फेंकना पड़ता है, तो हमें फेंकना पड़ता है u मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g इंटू बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और किस एंगल पे फेंकना होता है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ u स्क्वायर अपॉन जी ए। ठीक है ना, सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एंड दिस इज द एंगल एट विच इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप लोग रट लेना, ठीक है। तो चलो इस चीज को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना, कि सपोज हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि देयर इज अ मैंगो ट्री, ठीक है ना, हमारे पास यहां पे एक मैंगो ट्री है जिसमें कि एक मैंगो लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये पका हुआ आम है तो मैं पीला कलर से बना देता हूं यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे एक मैंगो यहां पे टंगा हुआ है, टंगा हुआ क्या मतलब मैंगो है वहां पे, ठीक है ना, एंड देयर इज अ बॉय ओवर हियर, और इस बॉय से जो मैंगो की वर्टिकल डिस्टेंस है, यहां पे कहीं बॉय खड़ा है, और यहां से मैंगो की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, मतलब मैंगो यहां से 40 मीटर ऊपर है, मैंगो जो है वो 40 मीटर ऊंचाई पे है और 30 मीटर आगे है, ठीक है ना। तो एट व्हाट मिनिमम, ठीक है ना, एट व्हाट मिनिमम वेलोसिटी एंड at what angle shall the boy throw a stone to hit the mango। तो मैंगो को हिट करने के लिए, तोड़ने के लिए बॉय को किस एंगल पर और किस मिनिमम वेलोसिटी से यहां पर तोड़ना पड़ेगा या स्टोन को फेंकना पड़ेगा। तो आप एंगल बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता, लेकिन मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है। तो एंगल अल्फा आएगा tan इनवर्स ऑफ, सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं कि वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और मिनिमम वेलोसिटी बोल रहा तो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी इंटू बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अब आप लोग यहां पे क्या लिखोगे, b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ g की जगह पे 10 लिखोगे, b की जगह पे 40 लिखोगे, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा b है, a कॉमा b का मतलब कि 30 कॉमा 40, तो b की जगह पे 40 लिखोगे एंड प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे लिखोगे 30 स्क्वायर, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 40 प्लस 50, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 इंटू ये 90 हो गया, 90 इंटू 10 900 हो गया, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 900, सो इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। सो मिनिमम वेलोसिटी जिससे उसको स्टोन को थ्रो करना पड़ेगा इट इज 30 मीटर्स पर सेकेंड, और किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ u स्क्वायर का मतलब कि हमारा 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की जगह पे 10 लिखूंगा, और a भी हमारी 30 हो गई, तो यहाँ 30 से एक 30 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ tan इनवर्स 3 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। देयरफॉर द बॉय मस्ट थ्रो द स्टोन एट एन एंगल tan इनवर्स ऑफ 3 विथ मिनिमम वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। Therefore, the boy must throw the stone at an angle tan inverse of 3 with velocity 30 meter per second in order to hit the mango.
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ी हैं। ठीक है, सो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल समाप्त हो गई हमारी। नेक्स्ट क्लास में सरफेस या हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वगैरह की स्टडी करेंगे। Hopefully you are enjoying the lectures, you are working hard and solving the DBPs. Okay, so that's all for today's episode. Thank you. अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़।